मैं अब नेक्स्ट उस पे आ रहा हूं जो फॉरेन अफेयर्स। अब जब हम लोग इसकी परिकल्पना किए तो इसका टाइटल रखा गया फॉरेन अफेयर्स, हु इज फ्रेंड एंड हु इज फो। इसमें मैं थोड़ा सा एक ये चेंज करूं। सुधांशु भी आ गए। सुधांशु, आप भी थोड़ा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। एक मैं इसमें आप लोगों को बता दूं, एक तो लखन मेहरोत्रा साहब हमारे साथ हैं। मेरी जानकारी में इस समय जो वरिष्ठतम डिप्लोमेट देश के हैं वो हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है। सतीश झा साहब हैं। सतीश झा साहब के लिए मैं अलग से, भाई जैसे होता नहीं, एक एक्स्ट्रा ताली इसलिए बजा दूं, रात का मालूम नहीं 2:30-3 बजा है। मैं इनसे थोड़ा जब कह देता हूं तो जबरदस्ती भी कर सकता हूं इनसे। मैंने कहा कि भाई अगर इसमें आप आ जाएंगे, क्योंकि आपका एक ये एक्सपीरियंस रहा है और आप इसको बेहतर ढंग से बता पाएंगे। ये आ गए हैं अनिल जयसिंह साहब, आ गए हैं इंडिया थिंक टैंक और मैरीटाइम इंजीनियर्स, और मतलब देश की सुरक्षा की दृष्टि से एक पैनी नजर रखते हैं। तो मैं टाइटल की बात कर रहा था। टाइटल इसका फॉरेन अफेयर्स, हु इज फ्रेंड एंड हु इज फो। मुझे लगा इसका टाइटल ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और उसके पहले मैं एक किस्सा बता दूं। मेरी नतनी है 4 साल की, तो वो जब आती है तो उसका मुझसे मुझे कहती है कि आप मेरे दोस्त। तो जब गुस्सा होती है तो कहती है कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। तो हमारे हिसाब से टाइटल होना चाहिए फॉरेन अफेयर्स, हु इज फ्रेंड एंड हु इज बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि आज के जमाने में किसी को ये नहीं कहा जाता है ना ये दुश्मन, सब फ्रेंड है, सब दोस्त। लेकिन असली दोस्त कौन? लेट अस सी कि हु इज रियल फ्रेंड। अनिल जयसिंह साहब, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो देश के रिलेशनशिप जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो समझ में आता था, और ऐसा लगता था कि जब फॉरेन मिनिस्ट्री का जो मैकेनिज्म है वो अगर कहीं टूटता है तो डिफेंस मिनिस्ट्री टेक ओवर करती है, वॉर होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और फिर से फॉरेन मिनिस्ट्री टेक ओवर करके उस रिलेशनशिप को नॉर्मल करती है, हैंड इन हैंड इन गोस। लेकिन अभी अब ये समझ में आता है बड़े होने पे कि नहीं, एक तीसरा कंपोनेंट है ट्रेड। तो ट्रेड, डिफेंस, फॉरेन। और ये मैं 3 इसलिए बोल रहा हूं कि ये चाइना के रेफरेंस में आप थोड़ा इसको, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पैसिफिक और ये जो नौसेना है और ये सारी चीजों में एक नए दृष्टि से देखने की बात आ रही है। तो जैसा सतीश झा साहब ने कहा कि दोस्ती बराबरी वालों से होती है, तो हम लोग अभी ट्रेड, डिफेंस और फॉरेन विथ रेफरेंस टू चाइना, क्योंकि चाइना हमारे बगल में है, बाकी लोगों तो अमेरिका कहाँ है, हम लोग कहाँ खड़े हैं, और इसका एक जरा आप एक बेसिक आइडिया दे दीजिए। देखिए आनंद जी, ऐसा है, चाइना ने जो पिछले 30 साल में करके दिखाया है वो किसी देश ने मॉडर्न हिस्ट्री में वो उस तरीके की तरक्की नहीं दिखाई है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और आप जानते हैं डेंग शाओपिंग के 4 मॉडर्नाइजेशंस थे। उन्होंने बोला बाइड योर टाइम, डोंट शो योर हैंड। उन्होंने पहले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे फोकस किया, क्योंकि पता है एक बार इकोनॉमिकली चाइना स्ट्रांग हो जाएगा तो मिलिटरीली भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चाइना ने बड़े सिस्टमैटिकली अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है 2049 तक के वो कैसे ग्लोबल सुपर पावर बनने की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप उनकी मैं आपको मैरीटाइम पर्सपेक्टिव देता हूं, मैं नेवी का हूं, और आजकल इंडो पैसिफिक फ्लेवर है ऑफ द सीजन। तो और इंडो पैसिफिक इज इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन दोनों का इंटरकनेक्शन है। तो और इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम बायस है, और आप इतिहास ही प्रूव करता है कि ग्लोबल सुप्रीमेसी मैरीटाइम डोमिनेंस से आई है। चाहे अंग्रेज देख लीजिए, या उसके पहले आप देख लीजिए यूरोपियन नेशन देख लीजिए, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका देख लीजिए, और चीन ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया। 1949 तक चीन के पास एक नेवी तक नहीं थी। 1949 में उन्होंने अपनी नेवी की स्थापना की, छोटे छोटे जहाज, जो फर्स्ट आइलैंड चेंज जिसको कहते थे वो, कि बस अपना थोड़ा सा जो ब्राउन वाटर नेवी है वो उनके कोस्टल एरियाज को डिफेंड कर सके। आज 70 साल में वो विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है आज नंबर्स में। ठीक है, अमेरिकी नौसेना में कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, पर नंबर्स में चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। और जिस तरीके से ये रफ्तार इसकी चल रही है बढ़ने की, ये अगले 10 साल में यूएस नेवी से ज्यादा पावरफुल नेवी होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, पिछले कई सालों से और कई सालों तक चीन हर साल 20 से 25 बड़े वॉरशिप्स और सबमरीन बना रहा है। इस साल के 8 महीनों में ही चीन ने 3 डिस्ट्रॉयर कमीशन कर दिए। हमने 4 साल से डिस्ट्रॉयर नहीं बना पाए हम। ये डिफरेंस है। तो ये जो मैरीटाइम डोमिनेशन है जिसको चीन अभी फोकस कर रहा है,
इसको हम कैसे काउंटर करें? चीन न सिर्फ नेवल पावर है, चीन एक मैरिटाइम पावर है। हम अपने आप को एक मैरिटाइम पावर कहते हैं, रीजनल मैरिटाइम पावर, पर हम नेवल पावर हैं, हम मैरिटाइम पावर नहीं है। मैरिटाइम पावर आप जब होते हैं जब आपकी जितने मैरिटाइम एलिमेंट्स होते हैं, और उसमें ट्रेड सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी मर्चेंट फ्लीट की क्या कैपेबिलिटी है, आपका कितना ट्रेड समुद्र पे जाता है। हमारा 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय वैल्यू सी से जाता है। फिर भी हमारे जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं, वो दुनिया के टॉप 25 पोर्ट में एक भी नहीं आता है। एशिया के 10 टॉप पोर्ट्स में एक भी हमारा पोर्ट नहीं आता है। हमारी शेयर ऑफ ग्लोबल शिप बिल्डिंग 1% से कम है, 1% से कम। अभी हम मैरिटाइम पावर बनने में बहुत दूर है। हाँ, गवर्नमेंट ने एक मैरिटाइम एजेंडा बनाया 2010 से 2020 का, फिर 2015 में सागरमाला प्रोग्राम अनाउंस किया जिसमें पोर्ट लेड डेवलपमेंट होगा। 2020 में, इस साल ही 2021 के मार्च में उन्होंने एक और मैरिटाइम एजेंडा बनाया, मैरिटाइम विजन 2030। पर जो हमारे प्लान्स होते हैं और जो हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमें अगर हिंद महासागर में या इंडो पैसिफिक में हमको सबसे शक्तिशाली देश बनना है, तो हमको अपना पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर देखना है, खाली मैरिटाइम पावर या नेवल पावर नहीं देखना। और मैरिटाइम पावर पे हमको बहुत अपना जोर देना पड़ेगा। चीन जिस तरीके से चल रहा है अभी उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में टक्कर दे सके। और इसलिए अभी उनकी जो शिप बिल्डिंग का प्रोग्राम है पूरा ब्लू वाटर नेवी बनाने के चक्कर में, कि हम कहीं भी जाके कितने भी दिन के लिए ऑपरेट कर सकते हैं अपनी नेवी के साथ। बड़े जहाज बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, छोटे जहाज उनके डीकमीशन होते जा रहे हैं। तो अगले 7 साल में, 8 साल में चीन इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में एक बहुत बड़ी प्रेजेंस होगी चीन की। उन्होंने जिबूटी में एक बेस बना लिया। पहले हम पश्चिमी हिंद महासागर में हमारी डोमिनेंस थी, हम अभी भी डोमिनेंस है। वेस्टर्न इंडियन ओशन में हम हमारी नेवी सबसे बड़ी है। पर जिस तरीके से चीन आगे बढ़ रहा है, ग्वादार में बेस होगा, मुंबासा में बेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीलंका में बेस बना रहे हैं, जिबूटी में बेस बना चुके हैं जहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर बेस करेंगे। और जब से अमेरिका ने ये ईरान के खिलाफ JCPOA रिसेंट किया है, JCPOA, और इंडिया के ऊपर भी बोला कि अगर आप तेल लेंगे तो आपके ऊपर हम सैंक्शन डालेंगे। चीन एक पावर वैक्यूम ढूंढ रहा था। उसको जो दिखाई थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ ईरान में, वो फट से ईरान के पास पहुंच गया, हम आपका तेल सस्ता खरीद लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, हम आपको ये कंसेशन देंगे, आप हमको स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में पोजीशन दे दीजिए। एक बार स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में चीनी नेवी आ गई, फिर आपका 60% तेल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आता है। आपका हर एक टैंकर उधर से निकलता है, जाता है और आता है। चीन के पास कितनी शक्ति होगी आपको रोकने के लिए, आप ये सोचिए। वहां पे पहले आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में रोकेगा, फिर ग्वादार के पास रोकेगा, और आपका जो एनर्जी सिक्योरिटी है 60% उसको खतरा है। तो मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हमको सोचनी है। और बिल्कुल ठीक जो झा साहब ने कहा और मेहरोत्रा साहब ने कहा, हमें अब वी हैव टू थिंक बिग, वी कैन नॉट थिंक स्मॉल, वी हैव टू थिंक बिग एंड वी हैव टू एक्ट बिग। वी आर अ बिग नेशन। अभी भी आप देखिए पार्लियामेंट में जितने डिबेट होते हैं वो पाकिस्तान पे शुरू होते हैं और पाकिस्तान पे खत्म हो जाते हैं। इंडो पाक को हाइफनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडो और पाक को हाइफनेट करते हैं तो हम पाकिस्तान को उतनी उसकी प्रेस्टीज बढ़ती है। ये देखिए हमको इंडियंस ही अपने बराबर मान रहे हैं। ये उसी बराबर है कि कल अगर कोई यूएस प्रेसिडेंट बोले कि इंडिया एंड यूएसए आर इक्वल, तो हम ही उनको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली, और ये मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, आप ये बताइए कि पिछला पॉलिटिकल डिबेट सिक्योरिटी के ऊपर कब हुआ था पार्लियामेंट में? हमने आज तक एक व्हाइट पेपर नहीं निकाला है सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी एक रिटन स्ट्रेटेजी नहीं है। तो हमारी सोच बस पाकिस्तान है, बालाकोट है और उरी है, उसके आगे हम सोचते ही नहीं। जब चीन आ गया गलवान में तो हमने बोला ये क्या हो गया, हमने उनको ठीक है रोक लिया, पर चीन हमारे ऊपर हमला करने नहीं आया था। जो करने आया था उसने अचीव किया। आपने थोड़ा उनको पीछे पुश किया, पर आपकी अब कितनी फोर्सेज उन्होंने वहां कमिट कर दी हैं पूरे साल के लिए। पूरी विंटर आपकी फोर्सेज थी वहां पे, जबकि हर साल विंटर में दोनों पक्ष पीछे हट जाते थे। अब आप नहीं हट सकते पीछे, अब आपको परमानेंटली रखने पड़ेंगे वहां पे। तो जब तक हमारा हार्ड पावर नहीं बनेगा, और दुनिया हार्ड पावर को रिस्पेक्ट करती है। आपने अफगानिस्तान में देख लिया, हमने इतना बढ़िया डेवलपमेंट वर्क किया है, $3 बिलियन का हमने वहां पे डेवलपमेंट वर्क किया है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, पार्लियामेंट बनाया है। आज हमको क्यों नहीं कोई पूछता अफगानिस्तान में? क्योंकि हार्ड पावर में हम चूक जाते हैं। चीन, पाकिस्तान, रशिया और अमेरिका, किसी ने हमको आमंत्रित नहीं किया किसी मीटिंग के लिए। चलो चीन और पाकिस्तान तो नहीं करेगा, पर अमेरिका और रशिया ने क्यों नहीं किया हमको? वो तो हमारे दोस्त हैं, वो तो हमारे स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी उनके साथ। तो क्यों नहीं उन्होंने हमको आमंत्रित किया है डिस्कशंस में अफगानिस्तान के ऊपर? हम एक साइड शो थे दोहा में। तो ये सब सोचने के लिए ये सोचना है कि हमको
75 ईयर्स में हम जहां पहुंचे हैं, हमने बहुत तरक्की की है। कहाँ थे हम 47 में और कहाँ पहुंचे 75 में? 75 ईयर्स के बाद बहुत आगे पहुंचे। पर ये जो स्पेस है हमको बढ़ानी है। हमको चीन को बराबरी नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली वो हमसे आगे हैं, मिलिटरली हमसे आगे हैं, पर कम से कम उस किस्म का पेस, वो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी की एक नेशनल स्ट्रेटजी आपकी, जिसमें फॉरेन, इकोनॉमिक, मिलिट्री सब है। आप कहाँ चाहते हैं अगले 25 साल में? आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? और अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपने क्या माइलस्टोन एस्टैब्लिश किए हैं उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए? 80 साल में आप कहाँ होंगे? 85 साल में आप कहाँ होंगे? 90 साल में आप कहाँ होंगे? चाइना ने पिछले साल उन्होंने रिपोर्ट कार्ड बनाया, 2035 का है और 2049 का है। और 2019 में जो उनकी थर्ड प्लेनरी हुई थी, उसमें जो 2020 के टारगेट से वो एग्जामिन किए गए कि 2035 में पहुंचने के लिए 2020 के हमारे टारगेट्स हम मिले हैं कि हम पहुंचे हैं कि नहीं, और हर पैरामीटर में वो आगे थे अपने टारगेट से। तो उस किस्म का जब तक फोकस नहीं आएगा, जब तक हम बस ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है बढ़ेगा देश तरक्की कर रहा है, पर वैसी तरक्की नहीं करेगी जैसे देश को करनी चाहिए। अनिल जयसिंह साहब, मैं खत्म करने से पहले एक चीज जरा और, एक ऐसे ही सपने जैसा एक बात है, यूरोपियन यूनियन जो बनी है, यूरोप में आपस में उनके इतने वो है, मतलब फ्रांस, जर्मनी, ये रेसेस अलग थी भाई, ये झगड़े इतने हैं, इनके डीप रूटेड वो हैं। लेकिन आज एक यूरोपियन यूनियन बन गई है। एक मुद्रा की बात करते हैं, वो ठीक है, वो ब्रिटेन अलग हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल बाद क्या कोई चाइना, इंडिया, पाकिस्तान टाइप कुछ एक यूनियन गठबंधन, महागठबंधन की कुछ संभावना लगती है? क्योंकि ये सारा कुछ कॉमर्स ही अब होने जा रहा है, ये डिफेंस से ज्यादा कॉमर्स हो जाएगा। देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, दो चीजें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो, अगर हमको रीजन में, इस पूरी एरिया में अगर हमको अपनी शक्ति दिखानी है, या हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ देखें, तो पहले तो हमको अपने पड़ोसियों को अपने साथ लेके जाना है। अभी हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट की, उसमें हमारी क्या स्टेटस है? 5 साल 7 साल के बाद हम नेबर्स के साथ कहाँ पहुंचे हैं? अभी म्यांमार में पिछले साल आपके फॉरेन सेक्रेटरी गए आर्मी चीफ के साथ, 2 महीने बाद आपने उनको एक पनडुब्बी प्रेजेंट की। पनडुब्बी देना एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी आपने अपनी इन्वेंट्री में से दी, ये भी नहीं कि आपने कहीं और से दी, आपके पास वैसी पनडुब्बियों की कमी है, उसमें से एक आपने उनको दे दी। और 2 महीने बाद वहां कू हो गया। आपकी डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस क्या करी थी? एंटिसिपेट नहीं किया था कि यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली है। 2 महीने में कू हो गया, आपने इतनी बड़ी पनडुब्बी दी उनको। श्रीलंका में भी यही हुआ, मालदीव्स में ये हुआ। मालदीव्स में तो ये हाल आ गया कि उनके प्रेसिडेंट ने बोला कि आप अपने हेलीकॉप्टर वापस ले लीजिए, हमको आपके हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। आई मीन, मालदीव जैसा देश अगर भारत को ये कह सकता है कि आपने जो हमको 3 हेलीकॉप्टर दिए, आप वापस ले जाइए, अपने लोगों को वापस ले जाइए, तो कुछ तो कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, मालदीव्स में हमने अच्छी डिप्लोमेसी दिखाई है, वापस नशीद आ गए हैं पार में, तो हम थोड़े कंफर्टेबल हैं। श्रीलंका में हमको अभी तक नहीं मालूम हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। राजा पक्षे दोनों भाई बोलते हैं कि इंडिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, पर डेवलपमेंट सारा चाइना कर रहा है वहां पे पोर्ट्स का। म्यांमार में तो अभी क्या स्थिति होगी कह नहीं सकते। बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ रिलेशनशिप हमेशा अच्छी रही है, क्योंकि मुजीबुर रहमान वाला कनेक्शन है। वहां भी आगे पता नहीं क्या होगा। नेपाल के साथ भी ऊपर नीचे होता है। तो जब सार्क, तो एक तो ठीक है पाकिस्तान है, चलो सार्क में ट्रस्ट डेफिसिट है क्योंकि पाकिस्तान है, पर हम बाकी देशों को भी अपने साथ नहीं ले पाए। तो अगर हम अपने ही सार्क के, आपने ईयू का उदाहरण दिया, हम अपने सार्क के देशों को ही नहीं साथ अपने ले जा रहे हैं, तो इससे बड़ी हम क्या ग्रुपिंग का सोचेंगे कभी? क्योंकि जैसा सतीश जी ने कहा, दुनिया देख रही है। आप मीडिया में कोई भी नैरेटिव क्रिएट कीजिए, हर एक देश का यहाँ दूतावास है, उनके राजदूत बैठे हैं, उनके डिप्लोमेट्स बैठे हैं, उनके इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, वो फीडबैक दे रहे हैं करेक्ट कि देश की एक्चुअली क्या टेंशंस हैं, क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, क्या हो रहा है, वो सब उनको पता है। क्योंकि आपने कोई नैरेटिव जनरेट किया है, इसका मतलब नहीं कि लोग मान गए। ठीक है, आप अभी एक बड़ी आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी है कि आप एक बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया आपके साथ आपकी बात मानेगी। आप बोलिए कि मेरे को ये चाहिए, वो बोलेंगे अमेरिका के साथ $20 बिलियन का आपने आर्म्स खरीद लिए, क्यों अमेरिका आपको बोलेगी कि नहीं आप हमारे दोस्त नहीं है? रशिया से आपने $15 बिलियन के आर्म्स खरीदे, वो बोलेंगे हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, खरीद रहे हैं हमसे, हम सपोर्ट दे रहे हैं इनको। कल को जब सैंक्शंस का टाइम आएगा, जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट आया था, जिन 3 हवाई जहाज के लिए पाकिस्तान ने पैसा दे दिया था ऑलरेडी, उनको अमेरिका ने टेक ऑफ नहीं होने दिया अमेरिका से 2 साल के लिए। ये वो भी बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे उस टाइम, पाकिस्तान और अमेरिका तो बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उस टाइम। पायलट्स चले गए थे पाकिस्तान के अमेरिका हवाई जहाज उड़ाने के लिए इंडिया वापस, पर उन्होंने आने नहीं दिया हवाई जहाज। तो ये जो है, जब तक, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक हम अपनी
कॉन्फिडेंस, हम एक कॉन्फिडेंट नेशन नहीं बनेंगे हम जब तक लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, दुनिया हमको वैसे ही ट्रीट करेगी। तो मेरे ख्याल से ये जो आप बोल रहे हैं चाइना पाकिस्तान इंडिया का कभी ये गठबंधन हो सकता है 2050 तक तो नहीं होगा, क्योंकि 2050 तक जब तक चीन सुपर पावर नहीं बन जाएगा, एशिया में वो हमेशा इंडिया को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। वो उसका एक ही पॉइंट है कि आप हमारे साथ बराबरी मत कीजिए, अगर आप हमारे साथ बराबरी करने की कोशिश करेंगे हम आपको छोटा दिखाएंगे सब जगह, चाहे गलवान हो, चाहे मैरीटाइम हो, चाहे कुछ भी हो। तो मेरे ख्याल से अभी तो कोई फोर्सिएबल फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ग्रुपिंग कभी बनेगी। हमको पहला फोकस तो हमारा होना चाहिए अपने नेबरहुड को अपने साथ ले जाना। उस दिन बात हो रही थी 1971 की, आप लोग स्वर्ण वो गोल्डन एनिवर्सरी मना रहे हैं, वो उसके बारे में जरा ब्रीफली बता दीजिएगा। इससे अलग हटके है लेकिन हम सब लोगों को एक उसके बारे में थोड़ा पता लग जाएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, जो हमने 71 में किया, उस टाइम इंडिया एक कमजोर देश था, इकोनॉमिक पावर नहीं था, मिलिट्री पावर नहीं था। 62 में हमने धक्का खाया था, 65 में हम जंग जीते थे, इकोनॉमी हमारी 71 में रिसेशन आया हुआ था, 3 मिलियन रेफ्यूजी बांग्लादेश से आ गए थे, ईस्ट पाकिस्तान से। पर फिर भी जिस तरीके से हमने 1971 के दिसंबर में जंग लड़ा, बिना दुनिया की फिक्र करते हुए कि अमेरिका क्या कह रहा है या चीन क्या कह रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा किसी भी देश की इतिहास में कम ही हुआ होगा। और मेरे ख्याल से जो अगस्त 71 में जो फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ जो इंडिया ने साइन की, वो एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। क्योंकि जब 7वां बेड़ा यूएसएस एंटरप्राइज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो फुल स्पीड पे बे ऑफ बंगाल में आ रहा था, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि विक्रांत को रोकना चाहता था, इंडिया को धमकाना चाहता था कि आप अगर बे ऑफ बंगाल में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ऑपरेट करेंगे तो हम वहां आ जाएंगे। और अचानक वहां तक हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर फिर भी ऑपरेट किया। बंगाल की खाड़ी में पूरी सी डोमिनेंस हमारी थी, जितनी पाकिस्तान नेवी की प्रेजेंस ईस्ट पाकिस्तान, उस टाइम की ईस्ट पाकिस्तान में थी, सब न्यूट्रलाइज कर दी थी। पर 7वां बेड़ा तो बहुत बड़ा था और वो आ रहा था पूरे जोर के साथ। ऐसे नहीं आ रहा था कि ठीक है वहां पेट्रोल कर रहा है, उसका पूरा इरादा था बे ऑफ बंगाल एंटर करने का। उसके बाद क्या हुआ, क्यों वो एकदम घूम के वापस गया? कई और लोगों ने कहा है रशियंस ने सपोर्ट किया, उस टाइम एक सोवियत प्रेजेंस थी, उसकी वजह से उनको वो वापस गया। पर जो भी था, जिस तरीके से 1971 में भारत ने अपनी शक्ति स्थापित की, वो एक दुनिया में मिसाल बन गई, बननी चाहिए थी। पर हम इतिहास लिखने में थोड़े कमजोर हैं इंडिया में, तो हमने कभी उसको प्ले अप नहीं किया, हमने उस विक्ट्री को प्ले अप नहीं किया। हम इंडिया में भी वो विक्ट्री की जो बैटल्स हमने लड़ी हैं, वो 71 वॉर में या 65 वॉर में, असल उत्तर की हो या भारतीय फ्लीट की हो या ऑपरेट ट्राइडेंट हो कराची में जो किया था, आज भी वो नहीं पढ़ाया जाता है मिलिट्री हिस्ट्री में इंडिया में। हम अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 की बैटल्स पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री में। तो ये जो रियलाइजेशन है कि हमने कोई भी कुछ किया है, ये धीरे धीरे यूथ में ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं और हमने किया है और दिखाया है दुनिया को। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। तो 71 उसका एक मिसाल है, और इसलिए स्वर्णिम विजय वर्ष जिसका आपने जिक्र किया इस साल जो मनाया जा रहा है, वो अच्छी तरह इस तरीके से मनाया जाना चाहिए कि लोगों को नेशनल अवेयरनेस हो कि कुछ किया था इंडिया ने 71 में। मैं चलते चलते लास्ट वर्ड एक चीज कहता हूं। आपने कहा ना बांग्लादेश से हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो CANRC है वो जिस दिन हो गया तो बांग्लादेश से भी जो संबंध अच्छे हैं वो उसका क्या होगा नहीं मालूम। वही मैंने कहा कि बांग्लादेश से हमारे संबंध है, ठीक है, क्योंकि शेख हसीना है वहां पावर में, और शेख हसीना से वो शेख मुजीबुर रहमान वाला कनेक्शन है, तो वो हमेशा वो पर्सनल रिलेशनशिप रहेगी। पर क्या उसका फ्यूचर है, कह नहीं सकते। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा विदेश नीति जो CANRC हमने किया है, उसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी देश में आएगा तो वो बांग्लादेश में आएगा। तो वो अगर आप इस तरह का इम्पैक्ट और बिना बात के एक सेटल चीज को, अच्छा बुरा जो भी है आपका, मतलब यू मस्ट केयर। वी क्लोज दिस हियर।